हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होगे, मस्त होगे और आपकी जो स्टडी है वो बढ़िया लेवल पे आप लोग कर रहे होगे। पहले ये बताओ कि आप लोगों की जो स्टडी है वो कैसी चल रही है और ये वाली जो सीरीज है वो आप लोगों को कैसी लगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। फिर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम फाइनेंस कमीशन है उसको देखने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। जिसको जो भी समस्या आए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फाइनेंस कमीशन को मतलब कि वित्त आयोग को पढ़ने वाले हैं। वित्त आयोग क्या होता है, इसका काम क्या होता है, संविधान में कहां पर इसका उल्लेख किया गया है और इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं वो क्या क्या हैं, अभी तक के जो वित्त आयोग हैं वो क्या रहे हैं, जो वर्तमान वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष वगैरह सारी चीजों पर बात करेंगे, उसकी कार्यशैली की बात करेंगे। साथ में जो अब आगे वित्त आयोग आएगा आपका 16वें नंबर का, उसकी भी चर्चाएं आ चुकी हैं, उसकी भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से सारे लोग क्या करिए, एक बार लाइव आ जाओ और फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर कोई भी अगर इस बैच को परचेज करना चाहता है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ये स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जो एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगी। बाकी क्लासों के डेमो आप एप्लीकेशन पे देखिए, जो बच्चे इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है? और इस बैच में अगर आना चाहते हो, बिल्कुल स्पेशल बैच है। इस क्लास को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा जो बैच की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वित्त आयोग की, तो उससे पहले आपको आयोग समझना बहुत जरूरी है कि ये जो आयोग है ये क्या होता है। जैसे मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया कि योजना आयोग, अब मैं आपको बता रहा हूं वित्त आयोग, आगे निर्वाचन आयोग आपका आएगा, फिर नीति आयोग आएगा। तो इस तरीके से ये आयोग होता क्या है, क्या संविधान में सभी प्रकार के जो आयोग हैं वो लिखे गए हैं, उन सारी चीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखें, सबसे पहले बात करते हैं आयोग के बारे में। सबसे पहले आप लोग लिखिए, आयोग के बारे में आप लोग लिखिए। देखो, संविधान में दो प्रकार के आयोग का वर्णन किया गया है। एक आपका होता है संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग, और एक जो आपकी केंद्र सरकार है उसके द्वारा अपने कार्यों को सरलता पूर्वक करने के लिए दूसरा आयोग बनाया गया है आपका गैर संवैधानिक आयोग। गैर संवैधानिक आयोग। अब ये संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। देखो, ऐसा आयोग किस प्रकार का आयोग, इनके नाम से पता लग रहा है। गैर मतलब जो संविधान में नहीं है, गैर संवैधानिक संविधान में नहीं है, और संवैधानिक का मतलब क्या होगा, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो अगर मैं इनकी परिभाषा लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ऐसा आयोग जिसका उल्लेख जो बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखो। देखो, इस क्लास में हम संपूर्ण बात करेंगे कि आपका जो आयोग है वो क्या होता है, वित्त आयोग के कार्य क्या होते हैं। मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट, ये जो क्लास है वो वित्त आयोग से संबंधित है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखो ताकि आप लोगों को क्या हो, इस क्लास की पूरी जो नॉलेज है वो आपको मिल जाए। इतना प्रॉमिस करता हूं, ये क्लास लेने के बाद आपको कहीं भी यूट्यूब के ऊपर किसी भी पेड कोर्स के अंदर या किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर आपको ये क्लास देखने को नहीं मिलेगी, इतना प्रॉमिस है। तो एक बार ये क्लास आप लोग पूरी जरूर देखना। तो ऐसा आयोग जिसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कहेंगे संवैधानिक आयोग। लेकिन इसके विपरीत यह हो जाएगा कि ऐसा आयोग जिसका उल्लेख
संविधान के किसी अनुच्छेद में तो नहीं है, अनुच्छेद में नहीं हो, लेकिन अगर मान लीजिए ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है गैर संवैधानिक निकायों का या आयोगों का, तो यहां पर फिर इनको क्यों बनाया गया है, इनका क्या महत्व है। लेकिन ये जो आपकी सरकार है, यानी कि जो केंद्र सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार अपने कार्यों के लिए, अपने कार्यों को सही ढंग से करने व अपनी सहायता के लिए इनका निर्माण है वो किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। मैंने दो चीज यहां पे लिखी, अपनी सहायता के लिए और अपने कार्यों को सही ढंग से करने के लिए, ताकि केंद्र सरकार जो भी योजनाएं इंप्लीमेंट करती है उन सभी योजनाओं को क्या किया जाए, उन सभी योजनाओं को अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए और उनका अच्छा जो रिजल्ट है वो केंद्र सरकार को मिले। साथ में मैंने लिखा है कि सहायता प्रदान करने के लिए, सहायता मतलब केंद्र सरकार को ये जो निकाय है, गैर संवैधानिक जो निकाय है, जैसे नीति आयोग होगा, तो ये अपनी जो रिपोर्ट है नीति आयोग वो तैयार करके राष्ट्रपति जी को पेश करता है, तो वहां पर ये राष्ट्रपति जी को सलाह देने का काम करता है। ये एक सलाहकारी निकाय होते हैं। वैसे जो आपके संवैधानिक निकाय हैं, इनमें कुछ जो निकाय हैं वो आपके संवैधानिक और सलाहकारी निकाय भी हैं। अब मैं बात करता हूं कि यहां पे जैसे आपके जो संवैधानिक निकाय हैं उनके एग्जाम्पल क्या हो गए। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे आपने सुना होगा, कौन, आपने सुना होगा योजना आयोग, योजना आयोग आपने सुना होगा। जैसे जो हम पढ़ रहे हैं वित्त आयोग, वित्त आयोग, तो ये जो सभी हैं जिनका संविधान में उल्लेख है वो सारे आपके संवैधानिक निकाय हो गए या फिर संवैधानिक आयोग हो गए। इसी प्रकार गैर संवैधानिक आयोग या निकाय, जैसे आपका एक एग्जांपल यहां पे लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे। नीति आयोग क्या है आपका, नीति आयोग आपका एक गैर संवैधानिक आयोग है, यानी कि इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी ये सरकार की अपने कामों में सहायता करता है और संविधान को सलाह मशवरा देने का काम करता है। तो ये है आयोग जो दो भागों में बांटा गया है, एक होता है संवैधानिक आयोग, एक होता है आपका गैर संवैधानिक आयोग। इसी को हम लोग निकाय भी बोल देते हैं, गैर संवैधानिक निकाय और संवैधानिक निकाय। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, आपको पता लग गया कि ये जो आयोग है वो क्यों बनाए जाते हैं। ये बनाए जाते हैं सरकार को अपने कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए। अब इसमें बात करते हैं हम नीति आयोग की, वित्त आयोग की, और वित्त आयोग को हम लोग यहां बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखो, नीति जो वित्त आयोग है, इसके बाद जो क्लास आने वाली है वो आपकी किसकी आने वाली है, नीति आयोग की। तो ये बार बार नाम नीति आयोग आ रहा है, आप लोग मैनेज करना। ठीक है, वित्त आयोग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो वित्त आयोग का जो गठन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280 के अंदर संविधान में इसका उल्लेख किया जाता है। वित्त से आपको पता लग रहा होगा, वित्त का क्या मतलब होता है, धन होता है, और धन का क्या मतलब होता है, इस वित्त से क्या मतलब है। धन से आपका सरकार क्या समझती है कि जो सरकार को टैक्सेस से, जो सरकार की जो भी राजस्व है उससे सरकार को एक धन प्राप्त होता है। अब वो जो धन प्राप्त हो रहा है वो सरकार केंद्रों में लगाएगी, साथ में अपने अपने राज्यों में लगाएगी। तो केंद्र और राज्यों के साथ में जो धन का बंटवारा है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो आपका वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। यानी कि ये जो वित्त आयोग है ये क्यों बनाया गया है, ये केंद्र और राज्यों के बीच जो धन है उसका वितरण करने के लिए कि किस स्टेट को कितना धन मिलेगा,
कौन से स्टेट को कितना उसका प्रोग्रेस मिलेगा, और केंद्र में हम इस धन का जो राजस्व है उसका हम लोग कितना क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल प्यार से समझेंगे। देखो, वित्त आयोग है, मैंने अभी आपको बताया कि यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इसका जो उल्लेख है वो संविधान के 280 अनुच्छेद में किया गया है, तो यह एक संवैधानिक निकाय हो गया। साथ में यह सरकार को, यानी कि जो राष्ट्रपति जी हैं, उनको अपनी एक रिपोर्ट पेश करता है, तो यह उनको सलाह देने का काम करता है कि आप जो ये वित्त है, ये जो राजस्व है, इसको आप स्टेट के बीच में इस प्रकार से इसका वितरण कर सकते हैं। अभी वो सारी चीजें बताएंगे कि स्टेट को कितना % मिलता है, राज्य को, केंद्र को कितना मिलता है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग से कुछ धन है उसका आवंटन किया गया है, वो कितना किया गया है। तो यहां पे ये राष्ट्रपति जी को क्या करता है, सलाह देने का काम करता है। इसलिए यह वित्त आयोग एक सलाहकारी निकाय भी है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्धन्यायिक निकाय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अर्धन्यायिक? अर्धन्यायिक का मतलब है आधा न्याय। आधा न्याय का क्या मतलब है, ये वाली जो चीज है ये आपको बाद में समझ में आएगी, थोड़ा सा बाद में, जैसे जैसे चैप्टर पे हम चलेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगी। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। जैसे आधा न्याय का मतलब है कि जो स्टेट आपका ज्यादा डेवलप हो रखा है, यह उसको राजस्व में से कम जो राशि है वो प्रदान करता है। लेकिन जो स्टेट अभी निम्न स्तर पर है, जिसका विकास पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है, उसको ये राजस्व में से ज्यादा धन देने की कोशिश करता है। इसलिए जो धन ये सभी स्टेट के अंदर पूर्ण तरीके से, मतलब बराबर तरीके से ये धन का वितरण नहीं करता है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, अर्धन्यायिक निकाय बोला गया है। ठीक है, और ये जो चीज है वो आपको चैप्टर में आगे देखने को मिलेगी। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले संविधान के किस भाग के अंदर आपके वित्त आयोग को रखा गया है। तो पिछली वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको जो पिछली वाली क्लास थी अपनी उसमें बताया। देखो, जो भाग 12 है, भाग 12, इसमें वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। क्योंकि भाग 12 के अंदर क्या होता है, आपके कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, जो मैंने आपको बताया 264 से और 301 तक जो अनुच्छेद हैं हमारे, वो भाग 12 के अंदर हैं। और जितना भी राजस्व है या फिर जो भी पैसों से संबंधित अनुच्छेद है, वो आपका इसी भाग 12 के अंदर आता है। जैसे भारत की अगर मैं संचित निधि की बात करूं तो अनुच्छेद 266 के अंदर भारत की जो संचित निधि है उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 267 के अंदर भारत की जो आकस्मिक निधि है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया जैसे जो भाग 12 है उसमें 264 से और 301 तक आते हैं। तो यहां पर आपका जो अनुच्छेद 280 है, इसमें वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। तो आपको पता होगा, आपको पता लग गया कि जो भाग 12 है उसमें वित्त आयोग हमारा आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 280 के अंदर आता है। साथ में अनुच्छेद 281 क्या है, अनुच्छेद 281 आपको कहता है कि जो वित्त आयोग है एक सिफारिश का काम भी करता है। यानी कि जो वित्त आयोग की अनुशंसाएं हैं ये आपको अनुच्छेद 281 के अंदर देखने को मिलेंगे। यहां पे रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन किस अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 281 के अंदर है। ये आपसे बार बार पूछा जाने लगा है, इसको डबल स्टार आप लोग कर लेना। अगर मैं बात करूं वित्त आयोग के गठन की बात करते हैं सबसे पहले। तो वित्त आयोग का जो गठन है, वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत किया गया। भारत में वित्त आयोग का जो गठन है वो वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत किया गया है। अगर मैं इसके स्थापना की बात करूं तो स्थापना इसकी कब होती है, 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। आपका एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल आराम से डिटेल से पढ़ते रहिए। ठीक है, वित्त आयोग का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और ये कितने वर्ष तक किया जाता है, 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
यानी कि राष्ट्रपति जी के द्वारा वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जी के पास में इतनी पावर और भी है क्या कि इसके कार्यकाल को अगर वो चाहे तो बढ़ा सकता है, कार्यकाल को बढ़ा भी सकता है, और अगर कार्यकाल को चाहे तो वो घटा भी सकता है, यानी कि समय से पहले भी इस निकाय को बंद कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहला जो वित्त आयोग था उसके जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं वो आपने सुने होंगे केसी नियोगी, और इन केसी नियोगी का पूरा नाम क्या है? क्षितिज चंद्र नियोगी। तो मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है तो काफी बच्चों को इसका नाम नहीं पता, तो ये नाम आपको याद रखना है कि जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन है? क्षितिज चंद्र नियोगी, यानी कि केसी नियोगी आपके क्या है? पहले अध्यक्ष है। 73वें संविधान संशोधन 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अब यहां पर ये जो बात है वो समझने लायक है। देखो, जो आपका वित्त आयोग है उसे हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे? एक आपका वित्त आयोग है वो केंद्र के रूप में होता है, मतलब केंद्रीय वित्तीय आयोग, और दूसरा केंद्र के लिए तो ये हो गया। क्या राज्य के लिए भी वित्त आयोग होता है? बिल्कुल होता है। तो दूसरा कौन सा हो गया आपका? राज्य वित्त आयोग। दूसरा आपका कौन सा हो गया? राज्य वित्त आयोग। अगर मैं बात करूं, किसकी मैं बात करता हूं? केंद्र के लिए, तो केंद्र का जो वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 280 के अंदर बताया गया है। लेकिन राज्य का जो वित्त आयोग है वो आपके अनुच्छेद 243 ए के अंदर बताया गया है। 243 ए के अंदर बताया गया है। अब यहां पर देखें, जब केंद्र के पास अपना वित्त आयोग है और वो राज्यों में क्या करता है? धन का, राजस्व का बंटवारा करता है, तो फिर हमें राज्य वित्त आयोग की जरूरत कहां पड़ती है? मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर मान लीजिए कोई ऐसी संस्था जो राष्ट्रपति जी के द्वारा बनाई गई है, बिल्कुल, और वो केंद्र के रूप में और सभी राज्यों को धन का वितरण करता है कि किस राज्य को कितना प्रतिशत धन मिलेगा, केंद्र को कितना मिलेगा और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को कितना मिलेगा। तो फिर जब राज्यों के पास में धन का वितरण हो गया तो फिर इस राज्य वित्त आयोग की हमें जरूरत क्या पड़ती है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, ये जो केंद्रीय वित्त आयोग है आपका, ये क्या करता है? केंद्रीय वित्त आयोग आपके केंद्र स्तर पर, यानी कि केंद्र व राज्यों के बीच क्या करता है? बीच राजस्व का बंटवारा करता है। क्या करता है? राजस्व का बंटवारा करता है कि कितना जो धन है वो केंद्र के पास रहेगा, कितना जो धन है वो राज्यों के पास रहेगा। लेकिन जो राज्य वित्त आयोग है वो राज्यों के बीच धन का बंटवारा नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक राज्य के लिए अपना खुद का राज्य वित्त आयोग होगा। तो यह क्या करेगा? यह करेगा जो राज्य की पंचायतें हैं, पंचायतें एवं एवं नगर पालिकाएं हैं, पालिकाओं के बीच जो वित्त है, वित्त यानी कि धन राजस्व, वित्त की समीक्षा कौन करता है? वो राज्य वित्त आयोग करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो केंद्र के रूप में वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंदर है वो क्या करता है? केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा करता है, राजस्व का बंटवारा करता है। लेकिन जो अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अंदर है राज्य वित्त आयोग, वह राज्य की पंचायत समिति और राज्य की नगर पालिकाओं के बीच धन का जो बंटवारा है, वित्त की समीक्षा करता है, धन का बंटवारा करता है। बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या है? तो यहां पर दोनों ही अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए।
आपको पता है दिल्ली पुलिस के पेपर में अब की बार जो ये सब अनुच्छेद हैं, यानी कि अनुच्छेद के अंदर जो उनके पार्ट्स हैं उनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंदर है, 243A के अंदर है। और आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी कि संविधान जो संशोधन 73वें नंबर का संविधान संशोधन है, 74वें नंबर का संविधान संशोधन है, ये कब हुए हैं, 1993 के अंदर हुए हैं। और इनके अंदर क्या है, राज्य और नगर पालिकाएं और पंचायत, इनके बारे में वर्णन किया गया है। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के अंदर, संविधान संशोधन के अंदर। तभी तो यहां पे मैंने एक बात लिखी थी, यहां पे क्या बात लिखी थी मैंने, यहां पे मैंने लिखी 73वें संविधान संशोधन 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और ये 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये राज्य की नगर पालिकाओं और राज्य की पंचायत समिति से संबंधित है। तो यहां पे राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 243A के अंदर है। ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ली हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ली हैं, बिल्कुल। अब आगे मैं बात करता हूं, ये चीजें मैंने यहां भी लिखी है कि राज्य के लिए वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अंदर किया गया है। राज्य के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, उसकी बात करते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया, क्या मैंने आपको बताया कि केंद्र के लिए जो वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति का जो पद केंद्र में है वही पद हमारे राज्य के अंदर राज्यपाल जी का होता है। तो यहां पे जो वित्त आयोग का अध्यक्ष है, यहां पे एक चीज और लिख लेना, जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति की जाती है। जो वित्त आयोग का अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। समझ गए बात को। अगली बात देखो, राज्य के लिए जो बजट है, बजट क्या है, वो भी धन से संबंधित है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 202 के अंदर वर्णन है। और केंद्र के लिए जो बजट है वो अनुच्छेद 112 के अंदर वर्णन किया गया है। और अगर मैं यहां पे धन विधेयक की बात करता हूं कि जो केंद्र के लिए धन विधेयक है, जो धन विधेयक है वो अनुच्छेद 110 के अंदर वर्णित है। किसके अंदर, अनुच्छेद 110 के अंदर क्या है, वर्णित है। तो ये सारी चीजें डिटेल आपको होनी चाहिए। क्या क्या डिटेल, कि राज्य के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किसके अंदर, अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अंदर किया गया है। वो क्या काम करेगा, राज्य की नगर पालिका एवं पंचायत समिति के वित्त को क्या करेगा, बंटवारा करेगा। साथ में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो राज्य का राज्यपाल होता है। राज्य के लिए जो बजट है वो अनुच्छेद 202 में है। केंद्र के लिए जो बजट है वो अनुच्छेद 112 में है। धन विधेयक आपका 110वें नंबर के अनुच्छेद में है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं अपनी इन बातों पे। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं। कोई समस्या अगर यहां तक हो इन 3 पेज के अंदर तो मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करो। अगर अभी तक कोई भी समस्या है, आयोग क्या होता है मैंने आपको बताया, 2 प्रकार के आयोग होते हैं, एक संवैधानिक एक गैर संवैधानिक। संविधान में जिसका उल्लेख है संवैधानिक, गैर संवैधानिक जिसका उल्लेख नहीं है लेकिन वो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के लिए क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और उनको सलाह देने का काम करते हैं। अब यहां इससे आगे चलते हैं, कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे बताओ। सबसे पहले इनके कार्यकाल की बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि केंद्र के रूप में केंद्रीय वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। और कितने वर्षों के लिए किया जाता है, पूरे 5 वर्षों के लिए किया जाता है। लेकिन हर 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति, लेकिन आवश्यकता होने पर इसे 5 वर्ष से पहले भी इसका गठन किया जा सकता है। और इसका अगर कार्यकाल बढ़ाना हो तो वो सारी शक्तियां किसके पास में है, राष्ट्रपति जी के पास में है। लेकिन एक चीज और यहां पे अंतर आता है, वो अभी आपको बताएंगे। ठीक है, अभी यहां पे आप लोगों को बताएंगे कि क्या अंतर आप लोगों को आता है। अब बात करते हैं किसके, वित्त आयोग के सदस्यों की
संख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या की बात करते हैं। तो यहां पर एक चीज मेरी सुनिए, अगर मैं वित्त आयोग के सदस्यों की बात करता हूं, वित्त आयोग के सदस्यों की बात करता हूं, तो यहां पे वित्त आयोग के अंदर क्या होता है? वित्त आयोग के अंदर आपका एक मुख्य अध्यक्ष होता है। इसका क्या होता है? एक आपका अध्यक्ष होता है। वित्त आयोग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक आपका अध्यक्ष होता है, लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष के साथ में यहां पर अध्यक्ष तो कितना है? केवल एक है, लेकिन यहां पे इसकी सहायता के लिए इसकी जो कमेटी होती है, आयोग होता है, उस आयोग में अन्य 4 सदस्य भी होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? अन्य 4 सदस्य भी होते हैं। अब ये जो अध्यक्ष है ये किस प्रकार से चुना जाता है और ये जो 4 अध्यक्ष हैं वो किस प्रकार से चुने जाते हैं? इन सब का जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। ये जो आपका अध्यक्ष है इसकी बहुत ज्यादा क्या होती है? पावर्स इसके पास में होती हैं। और ये जो 4 अध्यक्ष हैं, ये जो 4 ये अलग अलग फील्ड में क्या होते हैं? अपने क्षेत्र के ज्ञाता होते हैं। वो सारी चीजों पे बात करेंगे क्योंकि वो सारी डिटेल चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अब यहां पे एक बार आ जाओ, ठीक है? तो अनुच्छेद 280A के अनुसार इन जो सदस्य हैं इनका क्या किया जाता है? इनकी नियुक्ति की जाती है। इसमें एक तो आपका अध्यक्ष होता है और 4 आपके अन्य सदस्य होते हैं। तो इस आयोग में टोटल कितने सदस्य हैं? यह आयोग आपका 5 सदस्यीय क्या होता है? आयोग होता है। 5 सदस्यीय आयोग आपका होता है। साथ में अगर मैं बात करूं सदस्यों में से जो अन्य सदस्य हैं उसमें 2 सदस्य तो आपके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जबकि 2 सदस्य आपके अंशकालीन सदस्य होते हैं। मतलब 2 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो पूरे 5 साल तक की जाती है और अगले 2 सदस्य की जो नियुक्ति है वो अंशकालीन होती है। मतलब कि अगर उन्हें चाहे तो बीच में राष्ट्रपति जी के द्वारा उनके कार्यकाल को समाप्त भी किया जा सकता है। और ये वाली जो डिटेल है आपको किसी के माध्यम से नहीं मिलेगी। अब यहां पे बात करते हैं कि सदस्यों का जो कार्यकाल है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल राष्ट्रपति जी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 280 के अंदर ये जो राज्य वित्त आयोग है इसका गठन किया गया है और अनुच्छेद 281A के अंदर ये जो सदस्य हैं इनकी संख्या का वर्णन किया गया है। तो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो निर्धारित कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन सदस्यों की योग्यता की अगर बात करें कि सदस्यों की जो योग्यता है और सदस्यों का सिलेक्शन वो किस आधार पर निर्भर होगा, यानी कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या आप लोगों की होनी चाहिए, ये कौन निर्धारित करेगा? तो इसका जो निर्धारण है वो भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। भारत की संसद के द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? इन सदस्यों की योग्यता का, और इन सदस्यों का हम सिलेक्शन किस प्रोसेस से करना है वो सारा भारत की संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये मैंने क्यों लिखा है यहां पे? क्योंकि ये वाली जो चीज है इसमें मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता कौन निर्धारित करता है, तो आपके माइंड में सिर्फ एक व्यक्ति चलेगा कि भारत का राष्ट्रपति इसका गठन करता है, तो वही इसके कार्यकाल को भी सेट कर रहा है, तो वही इनकी योग्यता को भी सेट करेगा। लेकिन कार्यकाल की बात हो तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है उनका कार्यकाल, और अगर योग्यता की बात हो या फिर उनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो तो फिर राज्य जो भारत की संसद है उसके द्वारा योग्यता और इनकी जो क्वालिफिकेशन है एंड सिलेक्शन प्रोसेस है उसका निर्धारण किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का प्रधानमंत्री क्या करता है? इन सदस्यों को शपथ दिलवाता है? नहीं, यह भी बिल्कुल गलत है।
यहां पे शपथ दिलवाने के लिए भी कौन आएगा? भारत का राष्ट्रपति ही आएगा। इसलिए मैंने ये जो तीनों चीजें हैं वो बिल्कुल खोल के आपको बताई है, बिल्कुल आपको कंफ्यूजन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इनके क्वालिफिकेशन को देखोगे आपको ये राष्ट्रपति ही नजर आएगा, लेकिन इनके क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कौन करता है? भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखें। वित्त आयोग के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग में पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं। अब इस वर्ड में भी बहुत ज्यादा डाउट है, यानी कि जो पहले से सेलेक्ट हो चुके उनको राष्ट्रपति जी के द्वारा दोबारा से पुनः नियुक्त किया जा सकता है। क्यों किया जाता है उसका कारण मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए जैसे अभी वर्तमान समय में जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार, उसका कार्यकाल कितना है? 2014 से और अभी 2024 तक चल रहा है, यानी कि 2 बार आपकी जो सरकार है वो निर्वाचित हो चुकी है। अब मान लीजिए कि इस वाली मोदी सरकार ने क्या करा कि राष्ट्रपति क्या करता है? जो आपकी सरकार है, केंद्र के अंदर जो सरकार है उसके अनुसार काम करता है। वैसे तो राष्ट्रपति के पास में अपनी सारी पावर है, लेकिन सलाह मशूरा सारा भारत के मंत्रिमंडल से ही उसको लेना पड़ता है या वो लेता है। ठीक है, तो यहां पे जो मोदी सरकार है, मान लीजिए उसने क्या करा? 2014 के अंदर एक वित्त आयोग क्या करा? वित्त आयोग का निर्माण करा, वित्त आयोग का निर्माण किया। और इसका जो पीरियड है वो कितना था? वो 2015 से और 2020 अगले 5 वर्षों के लिए इसका क्या था? इसका कार्यकाल था, इसका टर्नओवर था। अब यहां पे एक बात समझो, 2014 के अंदर मोदी सरकार ने एक नए वित्त आयोग का गठन किया। अब मान लीजिए ये जो वित्त आयोग है इस कार्यकाल में अपने को राष्ट्रपति जी को एक बढ़िया रिपोर्ट तैयार करके देता है, यानी कि ये जो वित्त आयोग है एक सफल आयोग की श्रेणी में आता है, यानी कि इसकी जो योग्यता है, योग्यता के अनुसार ये जो काम है वो बढ़िया करके देता है। तो राष्ट्रपति जी के पास में पावर है कि अगली जो सरकार आ रही है, ये सरकार कब से कब तक चलेगी? 2014 से 2019 तक, और ये सरकार 2019 से 2024 तक। तो जो अगली सरकार आ रही है उसमें ये जो राष्ट्रपति जी के द्वारा इसी वित्त आयोग के सभी सदस्यों को पुनः निर्वाचित करने का भी क्या है? प्रावधान है। अगर ये 5 सदस्य है, क्योंकि वित्त आयोग क्या है? 5 सदस्य है, अगर ये 5 सदस्यों को क्या नहीं करता? नियुक्त नहीं करता, तो ये जितना मर्जी हो, जिस सदस्य की जरूरत हो उस सदस्यों को भी क्या कर सकता है? पुनः नियुक्त कर सकता है। तो इसलिए वित्त आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति जी के द्वारा पुनः निर्वाचित या पुनः नियुक्त किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी? 5 होती है। एक मुख्य अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। उसके साथ में ये जो आपका वित्त आयोग है उसमें 2 सदस्य तो पूर्णकालिक होते हैं, यानी कि पूरे समय के लिए होते हैं, लेकिन 2 अंशकालीन भी सदस्य रखते हैं। अगर मान लीजिए किसी सदस्य में से 4 जो अन्य सदस्य हैं उनमें से किसी पे डाउट होता है तो उनको फिर हटाया भी जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं वो आप लोगों के सामने हैं। इन 3 चीजों का आप लोग बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना कि जो वित्त आयोग का कार्यकाल है वो कौन निर्धारित करेगा? वो राष्ट्रपति जी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन योग्यता और सिलेक्शन प्रोसेस भारत की संसद है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले वाले पेज पे आप लोग आ जाओ। ये सारी चीजें मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि सदस्य क्या होते हैं, इनकी योग्यता क्या होती है, जो मुख्य सचिव है उसका जो चेयरमैन है उसकी योग्यता क्या होती है, वो किस प्रकार का आदमी होना चाहिए, ये सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। चलिए अब इनकी योग्यता की ही बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं किसकी? वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता की, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहां पे बताऊं कि अध्यक्ष है उसकी योग्यता क्या है, तो अध्यक्ष आपका सार्वजनिक मामलों का उसको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। बस इतनी सी बात है
कि उसे जो पब्लिक सेक्टर है या फिर जो पब्लिक अफेयर्स है उनका नॉलेज हो। ये नॉर्मल सा क्या है, इस अध्यक्ष की योग्यताएं हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक जीवन का व्यापक अनुभव हो, यानी कि एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, ये आपके जो अध्यक्ष हैं उसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, आगे जो अन्य 4 सदस्य हैं उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसको इकोनॉमी की नॉलेज हो, यानी कि अच्छा एक अर्थशास्त्री हो। एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसको वित्त के मामलों में समझ हो। एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो प्रशासनिक एवं वित्त मामलों की क्या रखे, समझ रखे। और एक सदस्य ऐसा हो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर क्या अपनी योग्यता रखता हो या उसके समान योग्यता उसकी होनी चाहिए। क्या तो वह न्यायाधीश के पद पर हो या फिर उसके समान योग्यता रखता हो। तो यहां पे 4 प्रकार की, यानी कि चारों सदस्यों के लिए अलग अलग योग्यताएं होती हैं। अब उनकी डिटेल में बात करते हैं। देखो, एक सदस्य ऐसा होना चाहिए कैसा, कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर उस पद के लिए वह योग्य व्यक्ति हो। क्या तो वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, न्यायाधीश होगा तो उसे समझ होगी, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो तो वो भी क्या हो सकता है, इस वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों में से एक हो सकता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा सदस्य कैसा होना चाहिए, कि ऐसा व्यक्ति जिसे भारत का लेखा एवं वित्त मामलों की समझ हो, विशेष ज्ञान हो, यानी कि जो वित्त मामलों की क्या रखता हो अच्छे तरीके से, कि किस स्टेट में किस प्रकार से क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या उनका बंटवारा होना चाहिए, ये जो राजस्व है उसमें बंटवारा किस प्रकार से करें। तो ये आपस में 5 सदस्यीय जो कमेटी है वो बढ़िया तरीके से एक रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति जी को दे दे। उसके बाद में तीसरा व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे प्रशासन के साथ में मतलब जैसे जो आपकी पोस्ट होती है, IAS की पोस्ट हो गई, आपके IPS की पोस्ट हो गई, तो ये जो उच्च पद के अधिकारी हैं उनको प्रशासनिक अधिकारी बोलते हैं। तो प्रशासन की आपकी क्या हो, उसको नॉलेज हो। प्रशासन के साथ में आपको उनको वित्त मामलों की भी समझ होनी चाहिए। तो तीसरे प्रकार का व्यक्ति आपका प्रशासनिक एवं वित्त मामलों की समझ रखने वाला हो सकता है। लेकिन जो चौथा व्यक्ति है वो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। उसे हम वित्त आयोग के चौथे अध्यक्ष के रूप में क्या कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा, बिल्कुल सिंपल है। पहला व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उसके बराबर योग्यता रखता हो, दूसरा वित्त मामलों की समझ हो, तीसरा प्रशासन के साथ में वित्त मामलों की समझ हो, और चौथा इकोनॉमी का अच्छा ज्ञाता हो। और जो अध्यक्ष है उसे केवल पब्लिक का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपका एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, उसको अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो पब्लिक है उसकी सारी जानकारी उसको होनी चाहिए। ये वित्त से संबंधित भी हो सकती है और उससे अलग भी हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान ने इस वित्त आयोग के लिए एक कथन दिया है। यह कथन कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर से याद रखना कि जो भारतीय संविधान है वो हमारे वित्त आयोग के बारे में क्या कहता है, कि यह द फाइनेंस कमीशन इज कंसीडर्ड एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिजिकल फेडरलिज्म, यानी कि जो वित्त आयोग है वो एक राजकोषीय संघवाद का संतुलित पहिया माना जाता है। यानी कि राजकोषीय संघवाद का क्या मतलब है, राजकोषीय संघवाद मतलब जो आपका जो ये वितरण किया जाता है, मतलब वित्त आयोग क्या करता है, राज्यों के बीच वितरण करता है। तो जो वितरण किया जाता है राजकोषीय वितरण, यानी कि जो राज्यों के लिए जो वितरण होता है उस संघ में कोई वाद ना हो, संघवाद, यानी कि कोई राज्य ये ना बोले कि हमें परसेंटेज कम मिल रहा है, कोई राज्य ये ना बोले कि हमें परसेंटेज ज्यादा मिल रहा है। यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे संबंधित आपको फिर ये और ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, आप लोगों के कई प्रकार के राज्य हैं, जैसे अगर मैं झारखंड की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं
अगर मैं असम की बात करता हूं, मैं मेघालय की बात करता हूं, मेघालय की बात करूं, और एक तरफ जो मैं बात करता हूं वो आपके मुंबई की बात करूं, मुंबई की, मैं गोवा की बात करूं, गोवा की, ठीक है, मैं बात करता हूं किसकी, मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली की, मैं बेंगलोर की बात करता हूं, बेंगलोर की, ठीक है। तो अब इनमें अंतर समझने की कोशिश करना। देखो, आपको पता है जो रिवेन्यू कहां से ज्यादा मिलेगा, मुझे आप देख कर बताओ किस वाले सेक्शन से रिवेन्यू ज्यादा मिलता है, जो राजस्व है वो ज्यादा मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा है वो आपको पता है मुंबई से मिलेगा, मतलब यहां से हमें क्या मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलता है। और ये जो असम, झारखंड, जैसे झारखंड के अंदर आपको पता है आधी से ज्यादा आबादी है, किसी आदिवासियों की आबादी है, तो यहां पर जो हमें, जैसे असम के अंदर, मेघालय के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, यहां पर हमें जो राजस्व प्राप्त होता है वो कम प्राप्त होता है, कम राजस्व है वो प्राप्त होता है, क्योंकि एक तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें पहाड़ी इलाका है, तो वहां पे इतनी जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है वो भी ज्यादा नहीं है, और जो सुविधाएं हैं वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। जो शहरी इलाके हैं उनको छोड़ दो, बाकी जो पूरा असम है वो आपको पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा, पूरा मेघालय, पूरा त्रिपुरा। तो यहां से आपको कम राजस्व मिलता है, यहां से ज्यादा राजस्व मिलता है। लेकिन वित्त आयोग क्या करता है, वित्त आयोग का अपना अलग ही फंडा है। जो ये वित्त आयोग है इसका अलग ही फंडा है। ये कहता है कि ये जो विकसित राज्य हैं इनको तो राजस्व में से हमें कम जो मात्रा है वो देनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, और अपना जो इनका खुद का राजस्व होगा, कौन सा राजस्व, जो राज्य का राजस्व होगा, जो राज्य का वित्त आयोग होगा, वो तो इनके लिए काम कर लेगा, इनके लिए तो काम कर लेगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो ये पिछड़े वर्ग के क्षेत्र हैं इनको हमें क्या करना है, ज्यादा मात्रा में क्या करना है, इनको वित्त में से या फिर जो राजस्व है उसके बंटवारे में से ज्यादा मात्रा इनको देनी है। क्या देनी है, ज्यादा मात्रा देनी है, ताकि ये जो पिछड़े वर्ग के क्षेत्र हैं इनका भी विकास हो पाए और जो पूरा देश है वो एक बैलेंस के रूप में चले। इसीलिए बोला गया है कि बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, यानी कि ये क्या करता है, एक संतुलन का काम करता है पहिए के रूप में। जैसे आपकी एक गाड़ी होती है, जैसे आपकी एक गाड़ी होती है, उसमें 4 टायर आपको लगे हुए मिलते हैं। अगर किसी एक टायर में कम हवा है तो गाड़ी लड़खड़ाएगी, ये आपको पता है। लेकिन अगर हम चारों टायर समान लेके चले, सभी राज्यों की स्थिति के अनुसार उसको क्या करें, वितरण करें, तो फिर यहां पे क्या होगा, ये जो आपका गाड़ी है वो बैलेंस के रूप में चलता रहेगा, एक संतुलन स्थिति में चलता रहेगा। तो इसलिए इस संविधान ने, भारतीय संविधान ने वित्त आयोग के लिए क्या कथन कहा है कि ये जो राज्यों का संघवाद है उसके लिए एक बैलेंसिंग पहिए के रूप में संतुलन का काम करता है। समझ में आ रही हैं चीजें, बता दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। वित्त आयोग के अगर मैं कार्यों की बात करूं कि वित्त आयोग के अपने क्या क्या कार्य हैं, तो ये जो कार्य हैं वो भी थोड़े अलग और अटपटे कार्य होने लग गए। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, वित्त आयोग के कार्यों को समझते हैं कि जो वित्त आयोग के जो कार्य हैं, वित्त आयोग के जो कार्य हैं इनकी बात करते हैं बिल्कुल आराम से। देखो, वित्त आयोग क्या कहता है कि मैं कौन से कार्य करूंगा, मैं कौन से कार्य करूंगा कि मैं सबसे पहले ये जो है वो अपने कार्यों की जो एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई, वो किसको पेश करता है, वो राष्ट्रपति जी को पेश करता है। राष्ट्रपति जी को क्या करता है, पेश करता है। और फिर राष्ट्रपति जी के द्वारा इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है, यानी कि लोकसभा के अंदर भी पेश किया जाता है, लोकसभा के अंदर भी पेश किया जाता है, प्लस में राज्यसभा के अंदर भी इस रिपोर्ट को पेश किया जाता है। और जो राज्य वित्त आयोग है उसमें राज्यपाल, राज्य विधानसभा और राज्य परिषद के अंदर क्या करता है, दोनों जो वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है राज्य वित्त आयोग की उसे पेश करता है। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा संसद के दोनों सदनों के अंदर ये जो रिपोर्ट है उसको पेश किया जाता है। अब यहां पे इसका काम देखते हैं। देखें,
जो आपका पहले का वित्त आयोग था 2015 से और 2020 की सेशन का जो वित्त आयोग था, उसने क्या किया, उसने एक बदलाव किया कि जो पहले राज्यों को 32% क्या मिल रहा था, राजस्व मिल रहा था। तो ये राज्यों को क्या करता था, 32% राज्यों को राजस्व में से हिस्सा प्रदान करता था। लेकिन अब जब आपको पता है 2015 के में जो मोदी सरकार आई, उन्होंने 2019 का जैसे ही चुनाव जीता तो उन्होंने एक घोषणा करी, क्या, कि जो वित्त आयोग ने अपनी 2020 से और 2025 वाली जब रिपोर्ट पेश करी तो इस आयोग में क्या बताया गया कि जो राज्यों को जो 32% दिया जा रहा है, उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह हम लोग 42% हम लोग करेंगे, 42% है वो हम लोग अब कर देंगे। लेकिन यहां पे अब जो ये बंटवारा है वो 42% के हिसाब से भी नहीं हो रहा। अब वर्तमान समय में आपको पता है जम्मू कश्मीर का जो अनुच्छेद 370 है जम्मू एंड कश्मीर का, उसे अब निरस्त करके, और जम्मू कश्मीर को भी पहले क्या होता था, इसका अलग से बजट, अलग से राजस्व है जम्मू कश्मीर को दिया जाता था। लेकिन जब ये 370 अनुच्छेद इसका खत्म किया गया है और इसे भी भारत की जो सीमा है उसे पूर्ण रूप से, यानी कि भारत के अधिकारों के अधीन पूर्ण रूप से कर लिया गया है, तब इसका जो राजस्व है वो अब इन्हीं राज्यों में से, ये जो पहले राज्य थे उसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। ये जो 42% मिल रहे हैं इनमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। तो वर्तमान में ये जो राजस्व है वो किस प्रकार से बढ़ता है वो देखो। जैसे 100% क्या है आपका राजस्व है, 100% आपका क्या है, राजस्व है, 100% आपका राजस्व है। तो इस राजस्व में से केंद्र सरकार को कुछ हिस्सा मिलता है, केंद्र सरकार को केंद्र के लिए कुछ हिस्सा है वो इसमें से मिलता है, और इसी राजस्व में से कुछ जो हिस्सा है वो राज्यों के लिए रखा गया है। लेकिन आपको पता है क्या कि जम्मू कश्मीर का जो नियम कानून है वो पहले जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार ही था। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर हमारे लोकतंत्र के हिसाब से काम करने लगा है तो वहां पर जम्मू कश्मीर के लिए भी उसको जल्दी से प्रोग्रेस करने के लिए राजस्व में से अलग से, यानी कि यहां पर जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख के लिए क्या किया गया है, लद्दाख के लिए अलग से राजस्व को दिया गया है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो राज्यों के लिए ये जो 42% है उसे कर दिया गया है 41%, और जम्मू एंड कश्मीर को इसमें से जो पहले 42% राज्यों को मिल रहा था उसमें से एक जो प्रतिशत है वो अब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और साथ में ये टोटल कितना हो गया, 42% हो गया, तो साथ में जो 58% है वो केंद्र सरकार को दिया जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ये चीज और ये वाली जो चीज है ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। बताइए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए राजस्व में से कितना प्रतिशत हिस्सा है उनके राज्य के कार्यों के लिए आवंटित किया गया है। तो आपको बताना पड़ेगा कि 1% जो हिस्सा है राजस्व में से हम किसको देंगे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को देंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है वो आपको समझने की थी, जो मैंने आपको बिल्कुल समझाई है। और साथ में मैंने आपको बताया कि जो वित्त आयोग है उसका कार्य क्या होता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है, ये रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपता है, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पेश करता है। ठीक है, कोई समस्या है बता दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल मैं आपको सारी जो डिटेल है वो कंप्लीट करवाऊंगा, टेंशन आप लोग मत लीजिए। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बताया कि वित्त आयोग अपनी एक जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। पहले राजस्व में से जो 32% हिस्सा है वो राज्य सरकार को दिया जाता था, लेकिन अब उसे मोदी सरकार ने कितना कर दिया है, 42% कर दिया है। लेकिन
राजस्व में क्या होता है, जैसे जो हम टैक्स देते हैं तो वह सरकार के पास जाता है। तो वित्त आयोग का असली काम क्या है? यह वित्त आयोग केंद्र सरकार को 58%, राज्य सरकार को 41% एवं वितरण की हिस्सेदारी तय करता है। लेकिन साथ में जम्मू कश्मीर, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए आरक्षित किया गया है कितना? 1% जो राजस्व है। तो राज्य वित्त आयोग का असली मतलब क्या है? जो भी हमें राजस्व प्राप्त होता है वो केंद्र सरकार एवं राज्यों के बीच में क्या करता है? उस धन का वितरण करता है, उस धन का बंटवारा करता है। तो यहां पे आप लोग देखिए, अर्थात वित्त आयोग यह निर्धारित करता है कि कितना प्रतिशत पैसा राजस्व में से केंद्र सरकार को देना है और कितना प्रतिशत पैसा राजस्व में से राज्य सरकार को देना है। तो इसका निर्धारण कौन करता है? राज्य वित्त आयोग के केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग राजस्व का बंटवारा संविधान के अनुसार करेगा। जो संविधान में कुछ शर्तें, नियम, कानून जो लिखे गए हैं उनके अनुसार करेगा, लेकिन साथ में जो राज्यों की वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार भी यह राजस्व का बंटवारा करेगा। जो चीज मैंने अभी यहां पे आपको समझाई है, यहां पे जो चीज मैंने समझाई है कि जिस प्रकार से जो बढ़िया क्या है, बढ़िया राज्य है, जिसकी जो राजस्व है वो मजबूत है, तो उनको कम राजस्व में से हिस्सा देकर बाकी जो निम्न वर्ग के राज्य हैं या जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उन राज्यों को ज्यादा हिस्सा दिया जाता है, ताकि जो बैलेंस है वो हमारे राज्यों का बन सके। तो इसीलिए यह बात मैंने लिखी है कि राज्यों की जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार राजस्व का बंटवारा होता है। तो राज्यों की वर्तमान स्थिति, जैसे एक चीज और मैं बताता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोगों को पता है पुलवामा अटैक हुआ, तो उस जगह उस राज्य को ज्यादा पैसों की जरूरत है। किसी राज्य के अंदर मान लीजिए क्या आ गया? अकाल आ गया। जैसे बिहार के अंदर कई बार भुखमरी फैल जाती है, 1971 के अंदर भी मैंने आपको पंचवर्षीय योजना की क्लास में करवाया था। तो वहां पर उस टाइम राजस्व, जो राज्य की वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार क्या किया जाता है? राजस्व को बंटवारा किया जाता है। जैसे आपका उत्तराखंड है, उसमें 2014 के अंदर क्या आई? भयानक त्रासदी आ गई, यानी कि बादल फट गए, तो बाढ़ के हालात हो गए। तो उस समय वो सारी चीजें यहां पर रखी जाती हैं, राज्यों की स्थिति देखी जाती है कि कोई ऐसा राज्य है जहां पर अगले 5 सालों में, क्योंकि ये आयोग 5 सालों के लिए बनाया जाता है, तो अगले 5 सालों में क्या क्या आपदाएं आ सकती हैं, क्या क्या विपदाएं आ सकती हैं। और इससे वाली स्थिति को जो आपका 16वां वित्त आयोग है, 16वां जो वित्त आयोग है वो पूर्ण तरीके से वेरी करता है, पूर्ण तरीके से। क्योंकि 16वें जो वित्त आयोग है उसका एक मेन और विशेष काम क्या रखा गया है कि जो आपकी आपदाएं हो जाती हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जो आपकी आपदाएं हैं, जैसे एनडीएफसी और एसटीएफसी, इसकी अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, 16वां वित्त आयोग पढ़ाएंगे, लेकिन ये इसको, इस वाली लाइन को पूर्ण रूप से क्या करता है? वेरी करता है आपका 16वां वित्त आयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। वित्त आयोग कर का वितरण, उस हिसाब कर का वितरण का हिसाब रखता है और यह हिसाब प्रति वर्ष किसको सौंपता है? राष्ट्रपति जी को अपनी रिपोर्ट देता है। और राष्ट्रपति लेखा जो जोखा है वो दोनों सदनों के, सदन के दोनों सदनों के समक्ष क्या करता है? प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, अजय कुमार जी कमेंट हमारे होमगार्ड की प्रीवियस पेपर डाल दीजिए। बिल्कुल डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल डलवा देंगे आपके लिए। ठीक है, आगे वाले आ जाओ, आगे हम लोग चलते हैं। ये सारी चीजें देखी, अब हमारा आ जाता है, मैंने आपको वित्त आयोग के बारे में, उसके कार्यकाल, उसकी योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, उसके काम है, कब गठन किया गया, किस प्रकार से काम करता है, उसके सदस्यों की संख्या, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो यहां पे क्या करते हैं, अब 15वें वित्त आयोग को देखते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो आपका वित्त आयोग चल रहा है वो आपका 15वां वित्त आयोग है। अभी तक कितने वित्त आयोग कंप्लीट हो चुके हैं? 15 वित्त आयोग आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 15वां बस थोड़े दिन का और है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन साथ में आपका 16वां जो वित्त आयोग है उसकी जानकारी है वो केंद्र सरकार ने क्या कर दी है? पेश कर दी है। तो उसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं 15 वित्त आयोग की बात करें
तो सबसे पहले वही चीज की राज्य के संविधान के अनुच्छेद 280 फर्स्ट के अंदर क्या किया गया है, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात, इनके सदस्यों की बात की गई है। तो यहां पे देखो, भारत सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी से वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत, ये भी आपको याद रखना है, और इसका गठन कब हुआ था वो मैंने आपको बताया सबसे पहले, कि जो राज्य वित्त आयोग है इसका गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था। इसकी जो स्थापना है वो 22 नवंबर 1951 को की गई थी। अब हम यहां पे हैं, तो ये देखें, अगर मैं बात करूं, देखें सबसे पहले एक चीज आप लोग समझने की कोशिश करना, सबसे पहले जो भी नया वित्त आयोग बनेगा वो अपनी रिपोर्ट 2 साल के अंदर उसे क्या करनी पड़ेगी, पेश करनी पड़ेगी। जैसे एक चीज यहां पे, चलो मैं बता ही देता हूं वो चीज, आप देखो, जो भी वित्त आयोग बनेगा उसको 2 साल का समय दिया जाता है। 2 साल में अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी जो रिपोर्ट जो राष्ट्रपति जी को सौंपता है, अपनी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी, पेश करनी पड़ेगी। जब उसका गठन किया जाता है उससे, और 2 साल की समय अवधि के अंदर अंदर, तभी तो पता चलेगा कि आगे 5 सालों में क्या हो रहा है। तो उसकी रिपोर्ट वो पहले ही, क्योंकि जैसे जैसे अभी ये 15वां आपका वित्त आयोग चल रहा है, लेकिन 16वें का गठन है वो किया जा चुका है। क्यों किया गया भाई, इतनी जल्दी क्या जरूरत है। ये जो वित्त आयोग है इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 2020 से और 2025 तक है, लेकिन अभी तो 24 का जनवरी ही आया है, तो फिर 2 साल पहले, अभी 24 पूरा बाकी है, 25 पूरा बाकी है, तो 2 साल पहले इस जो 16वां वित्त आयोग है उसकी रिपोर्ट क्यों पेश कर दी, क्योंकि इस 16वें वित्त आयोग को भी 2 साल का क्या दिया गया है, समय दिया गया है इसको अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए। और ये जो 16वां वित्त आयोग है वो अपनी रिपोर्ट कब पेश करेगा, जो 16वां वित्त आयोग है वो अपनी रिपोर्ट है वो पेश करेगा, कब करेगा, अक्टूबर 2025 तक का इसे टाइम दिया गया है। कब तक का, अक्टूबर 2025 तक का इसे टाइम दिया गया है। तो ये चीज यहां पे लिखो तो लिख लो, नहीं तो आगे मैं आपको दोबारा से इसको बताने वाला हूं जब 16वें वित्त आयोग की बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, तो इसका जो गठन है अनुच्छेद 280A के अनुसार 27 नवंबर 2017 को ही कर दिया गया। अब मुझे एक बात आपको समझ में आने लगी होगी कि यार ये 2020 से स्टार्ट हुआ रहा है, इसका जो कार्यकाल है वो 2020 से 2025 तक चल रहा है, लेकिन ये 2017 में ही बना दिया गया, वो भी नवंबर लास्ट में, मतलब 2 साल पहले हो गए, यानी कि लगभग 18 मान सकते हो, नवंबर का महीना है, तो 20 से 18 में, यानी कि 2 साल पहले क्यों गठन किया गया इसका, क्योंकि अगले 2 वर्ष में वो क्या कर सके, अपनी रिपोर्ट दे सके, यानी कि 2020 से पहले वो अपनी 2 साल के अंदर अपनी आगे के 5 वर्षों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या कर ले, अपनी रिपोर्ट पेश कर दे। ठीक है, अब यहां पे आगे देखिए क्या बोला गया है। देखिए, वित्त आयोग का जो गठन है वो 15वें वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, तो 15वें वित्त आयोग का जो गठन है वो कब किया गया, 27 नवंबर 2017 को किया गया, जो अभी मैंने आपको बताया 27 नवंबर 2017। इस 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब शुरू होता है, इसका कार्यकाल शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 से, और कब तक चलेगा ये चलेगा 1 मार्च 2025 तक ये कार्यकाल चलेगा। यहां से एक बात आपको और निकल के आती है, क्या निकल के आती है, आगे बात करते हैं कि जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का जो सेशन है, यानी कि जो 1 वर्ष का सेशन है या 5 सालों का जो सेशन है वो क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये भी आपको याद रखनी है, ये मैं लिखना भूल गया। तो अगर आपसे कार्यकाल पूछा जाए तो आप लोग बताओ कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जो भी साल वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जब उससे कार्यकाल शुरू हो जाएगा, जैसे 1 अप्रैल 2020 से क्या होता है, 15वें वित्त आयोग का काम शुरू होता है, तो 31 मार्च
2025 को क्या होगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आपको आ रही है। आगे चलो, वित्त आयोग का जो सचिव है वो 15वें वित्त आयोग का जो सचिव है वो कौन है, यानी कि जो अध्यक्ष सचिव है वो कौन है, वो आपका अरविंद मेहता है। लेकिन अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष आपके हैं नंद किशोर सिंह, यानी कि एन के सिंह आप लोगों ने सुना होगा, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और वही बात की वित्त आयोग के अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि उसे जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक अफेयर्स है, उसका नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। ठीक है। उसके बाद में वित्त आयोग के जो अन्य 4 सदस्य हैं उनमें से पहला नाम किसका आता है, शशिकांत दास जी का आता है, जो भारत के पूर्व सचिव रह चुके हैं भारत सरकार के अंदर। अगर दूसरा नाम है डॉक्टर अनूप सिंह का आता है, जो सहायक प्रोफेसर हैं अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी है वहां के। ठीक है। तीसरे जो आते हैं वो डॉक्टर अशोक लाहिड़ी हैं, जो अध्यक्ष है बंधन बैंक के। अभी मैंने आपको बताया कि एक जो यहां पे जो दूसरी बात है वो देखें कि धन के साथ में यहां पे वित्त का भी क्या होना चाहिए, वित्त का भी उसे नॉलेज होना चाहिए। किसको, वित्त आयोग को। कहां पे बताया गया है, यहां पे एक सेकंड आप लोग रुको, मैं आप लोगों को सारी जो चीजें हैं वो बताता हूं। फिर यहां पे देखिए, जो भारत का जो लेखा जोखा है, जो वित्त से संबंधित लेखा जोखा है, वो कौन कर सकता है, एक बैंक का अधिकारी अच्छे तरीके से कर सकता है, जिसको वित्त मामलों की भी विशेष तरीके से नॉलेज होगी। तो यहां पे ये जो सदस्य है ये क्या है आपका, ये बंधन बैंक का क्या है, अध्यक्ष है, और अंशकालीन इसे रखा गया है। 2 सदस्य ये क्या है, ये आपके पूर्णकालीन है। क्या है, पूर्णकालीन सदस्य हैं, पूर्णकालीन आपके सदस्य हैं। लेकिन जो ये 2 सदस्य हैं 3 और 4, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र, ये क्या है, ये दोनों अंशकालीन हैं, यानी कि इन्हें अगर जरूरत के हिसाब से काम ये नहीं करते हैं तो इनको हटाया भी जा सकता है। समझ में आ गया होगा ये बात। और ये जो रमेश चंद्र जी हैं वो सदस्य रह चुके हैं किसके, नीति आयोग के। अब इनकी तस्वीर भी दिखाएंगे, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इनमें सदस्यों के नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को, नहीं तो ये अध्यक्ष का नाम तो आता ही आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है। आगे बात करते हैं 15वें वित्त आयोग। 15वां जो आपका वित्त आयोग है उसका मुख्य कार्य क्या है, सहकारी संघवाद को मजबूत करना। अभी मैंने आपको बताया कि 15वां जो वित्त आयोग है वो क्या है, सहकारी संघवाद को मजबूत करता है, सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करना और राजकोषीय स्थिरता की रक्षा करने में मदद करना, ये इसके मुख्य कार्य रखे गए। अब देखो, एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि जो वित्त आयोग के कार्य होते हैं वो ये तो सब में कंपलसरी है कि वो राज्य में और केंद्र में धन का बंटवारा करेंगे, वो राज्य की जो आर्थिक और जो व्यय से संबंधित स्थिति है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन जो भी आयोग नया बनाया जाता है उसको एक विशेष काम और दिया जाता है। तो 15वें वित्त आयोग का जो विशेष काम है वो क्या है कि यह सहकारी संघवाद को मजबूत रखेगा, साथ में सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लेकर आएगा और राजकोषीय स्थिरता की रक्षा करने में वो मदद करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ नोट डाल के आपको कुछ तारीखें याद करवाऊं तो आप लोग एक बार ये देखो, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वाई.वी. रेड्डी हैं। अभी पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन यहां पे देखो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वाई.वी. रेड्डी। और इनकी नियुक्ति किस वर्ष में होती है, 2012 के अंदर होती है। लेकिन इनका जो कार्यकाल कहां से स्टार्ट होता है, 2015 से। तो समझ में आया कि कार्यकाल 2015 से और 2020 का है, लेकिन नियुक्ति 2012 के अंदर ही की जा रही है। तो वो क्यों की जा रही है, क्योंकि 2 वर्ष के अंदर इनसे रिपोर्ट भी तो लेनी है। समझ में आई वो बात। आगे देखो, 15वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह है। इनकी जो नियुक्ति है वो अभी मैंने आपको बताई 27 नवंबर 2017 को की जाती है, जो यहां पे आप लोग देख सकते हैं 27 नवंबर 2017 को। और इनका जो कार्यकाल है वो 20 से 25 तक का स्टार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया जाता है। तो ये समझ में आई सारी जो चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। जल्दी से कमेंट करके बताओ ये क्या क्या चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। ये 15वें आयोग यानी कि 15 फाइनेंस कमीशन जो आपका था उसके सारे सदस्य हैं,
यहां पे जो सेक्रेटरी है, सचिव हैं, उनका भी फोटो दिया गया है। ये क्या है, ये सचिव आपके हैं, 15वें वित्त आयोग के सचिव। यहां पे कौन है, यहां पे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह जी हैं, और यहां पे वित्त आयोग के 4 अध्यक्ष हैं। इसमें से जो फर्स्ट है वो शशिकांत दास है, जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट में क्या रह चुके हैं, फॉर्मर सचिव रह चुके हैं। दूसरे आपके अनूप सिंह जी हैं, जो यहां पे अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे प्रोफेसर रह चुके हैं। और तीसरे जो हमारे सदस्य हैं राजेश चंद्र हैं, जो मेंबर रह चुके हैं नीति आयोग के। और चौथा जो अन्य सदस्य है वो अशोक लाहिड़ी है, ये चेयरमैन रह चुके हैं किसके, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं, बंधन बैंक के। तो ये 5 सदस्य कमेटी आपको दिख रही है। यहां ये चेयरमैन जो सेक्रेटरी है वो अलग है, इसको भी यहां पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। 15वां वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है, इनके सचिव कौन है, अरविंद मेहता है। 4 जो अन्य सदस्य हैं वो यहां पे हैं। इसका जो काम है, इसका जो कार्यकाल है 1 अप्रैल 2020 से स्टार्टिंग होता है, और इसका जो गठन है वो कब किया गया था, 27 नवंबर 2017 को इसका गठन किया गया है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 16वें वित्त आयोग की। ठीक है, 16वें वित्त आयोग की बात करते हैं। तो अभी सरकार ने क्या करा है, जस्ट थोड़े दिन पहले 16वां वित्त आयोग है, उसके लिए एक रिपोर्ट पेश करी है कि 16वें जो वित्त आयोग है इसका कार्यकाल कब से होगा। तो अगर मैं इसके कार्यकाल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, अगर मैं इसके कार्यकाल की बात करता हूं, 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, तो इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से, और कब तक रहेगा, इसका जो कार्यकाल है वो 31 मार्च 2031 तक रहने वाला है। अगर मैं इसके कार्यकाल की बात करूं तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक रहने वाला है। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं, एक चीज और आपको समझा देता हूं ताकि आप दूसरी जगह देखोगे तो गलत बताओगे मेरी चीजों को आके। देखो, इसका जो कार्यकाल है वो आपको कभी कभी ये भी देखने को मिलेगा कि 26 से और 27 तक, 27 से इसकी स्टार्टिंग होती है और ये कार्यकाल आपका कहां तक जाएगा, 31 से और 32 तक आपका कार्यकाल जाएगा। क्यों? तो ये मतलब इसका मेरे पास रीजन नहीं है, लेकिन कई जगह मैंने ये भी देखा है। लेकिन ऑफिशियल जो चीज है वो आपकी ये है, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ये चीज आप बिल्कुल डेट के साथ लिखो, कोई समस्या नहीं। अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करता हूं तो 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो भाई अध्यक्ष कैसे लिखते हैं, जो 16वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है। देखो, अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो अरविंद पनगड़िया को क्या बनाया गया है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब नाम से पता लग रहा होगा कि ये नाम जाना पहचाना लगता है, तो ये कौन है, ये हमारे पूर्व नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं। साथ में ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आप लोग प्रोफेसर को देख लेना, ठीक है। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्या रह चुके हैं, प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो ये क्या है, ये आपके 16वें प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब इसमें एक चीज है वो देखने लायक है कि इसमें क्या होंगे, 4 एक अध्यक्ष होगा और 4 क्या होंगे, अन्य सदस्य होंगे। अभी ये जो अन्य सदस्य हैं इनका कोई भी डिटेल है वो सरकार के द्वारा पेश नहीं किया गया है। जिस दिन पेश किया जाएगा आपको इसी पीडीएफ के नीचे वो सारी चीजें मैं लिख के पेज ऐड कर दूंगा, कोई समस्या नहीं है, आप लोग देख लेना।
तो इन 4 सदस्यों के बारे में अभी कोई डिटेल नहीं है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया को वो किया गया है, नियुक्त किया गया है। ये है नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर रह चुके हैं। साथ में 16वां जो वित्त आयोग है इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक रहने वाला है। साथ में एक चीज और, मैंने अभी आपको कुछ चीजें मैं आपको बताते चल रहा था। क्या मैं आपको बता रहा था? देखो कि जो भी नया वित्त आयोग बनता है उन सभी वित्त आयोग को एक नया काम दिया जाता है। तो उस नए काम की बात करते हैं कि इसको एक विशेष काम दिया जाता है, विशेष काम, कि ये क्या करेगा, इस बार सारी चीजें देखेगा। जो पहले के काम है, धन का बंटवारा करेगा केंद्र और राज्यों के बीच में, वित्तीय स्थिति की समझ रखेगा, राज्यों के बीच में जो संघवाद है उसको बनाने का काम करेगा, ये सारे काम तो करेगा। लेकिन इसके लिए एक विशेष चीज और रखी गई है। वो क्या रखी गई है कि जो आपदा प्रबंधन के कार्य हैं, उनकी कार्यों की निगरानी करेगा। वे वित्तीय संबंधित जो उनके मामले हैं, वित्तीय संबंधित जो मामले हैं उनका क्या करेगा, निदान करेगा। अब मैं इसकी डिटेल में बात कर लेता हूं कि ये जो आपदा प्रबंधन है इसका क्या मतलब है। ये वित्त आयोग के अंडर इसका जो काम है, इसके जो वित्त का काम है, वो इसे क्यों दिया गया है। तो यहां पे एक बार आ जाऊं, ये मैंने कुछ चीजें लिखकर भी रखी हैं पहले, कि जो इसका मुख्य विशेष काम क्या है। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके क्या करेगा, वित्त पोषण, यानी कि उसका जो वित्त है, उसका जो अपना राजस्व है, वित्त पोषण का मूल्यांकन भी कौन करेगा, 16वां वित्त आयोग करेगा। कौन सा? 16वां वित्त आयोग करेगा। 16वां वित्त आयोग है वो इस काम को करने वाला है। अब ये वित्त पोषण से क्या संबंध है कि आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण से। आपदा प्रबंधन 2 प्रकार से होता है, यानी कि इसका जो आयोग है आपदा प्रबंधन आयोग, वो 2 प्रकार से काम करता है। जो सेंट्रल लेवल पे काम करता है वो होता है एनडीआरएफ, जो मैंने आपको पहले बताया, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी कि जो आपदाओं के समय, जैसे मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई, तो उस समय आपकी जो फोर्सेज लगती है उनके खर्चे का कौन व्यय करेगा, कौन मूल्यांकन करेगा, वित्त आयोग करेगा। उसमें जो वैसा खर्च होता है, फोर्स के अलावा जो खर्चा होता है, जैसे सामान सामग्री पहुंचाई जाती है, किसी अन्य चीज की व्यवस्था की जाती है, और जैसे ज्यादा पानी वानी भर जाता है तो उसको निकालने की व्यवस्था की जाती है, तो उस सभी का जो वित्त पोषण होता है उसका मूल्यांकन कौन करेगा, राज्य 16वां वित्त आयोग करेगा। और इसी प्रकार ये नेशनल लेवल पे होती है एनडीआरएफ, यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के लिए भी राज्य के पास होती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एसडीआरएफ, और इसका क्या होता है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ये आपसे अगर पूछा जाए फुल फॉर्म तो आप लोग बता सकते हैं। 2 प्रकार की फोर्स हैं जिनके वित्त पोषण के मूल्यांकन का लेखा जोखा कौन करेगा, 16वां वित्त आयोग करेगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात अब मेरी और सुन लीजिए, एक कथन और है। इसको बताने से पहले एक चीज आप लोग यहां पे नोट करके लिख लेना। क्या चीज आप लोग लिखोगे कि जो यहीं पे लिखवा दें, चलो इस वाले पेज पे जगह है, चलो ठीक है, यहां देख लीजिए। क्या देख लीजिए, यहां एक नोट डाल के आप लोग लिखो कि जो 16वां वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग जो आपका है, 16वां वित्त आयोग, वो अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति जी को कब सौंपेगा। 16वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट, ये पहले बता चुका हूं वैसे, रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब सौंपेगा, ये सौंपेगा अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2025 में, यानी कि इसको अक्टूबर 2025 में 25 तक का इसको टाइम दिया गया है। क्या टाइम दिया गया है कि जल्दी से जल्दी अपनी एक रिपोर्ट बनाइए और वो रिपोर्ट हमें
अक्टूबर 2025 तक सौंपिए। कोई तारीख नहीं दी गई क्योंकि 2 साल बाद सौंपनी है, तो अभी तारीख डिसाइड नहीं की गई, लेकिन जब इसका तारीख डिसाइड होगा तो वो भी चीजें आपके लिए अपडेट कर दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में यहां पे एक चीज आप लोग और लिख लेना, यहां नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए कि प्रत्येक वित्त आयोग को, प्रत्येक वित्त आयोग को अधिकतम, या फिर यहां पे वैसे लिख लो नॉर्मल तरीके से कि 2 साल का, प्रत्येक वित्त आयोग को 2 साल का समय दिया जाता है किसके लिए? रिपोर्ट पेश करने के लिए, रिपोर्ट पेश करने के लिए। और इस क्लास का टाइम मैंने 9 बजे पता है क्यों रखा है? क्योंकि आराम से पढ़ाएं, कोई जल्दबाजी है ही नहीं हमें। ठीक है, तो आप लोगों को सारी चीजें हैं वो मेरी समझ में आ चुकी होंगी। इस वाले पेज को मैं हटा देता हूं, 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे ये सारी चीजें, अब एक चीज आपकी बच जाती है, कौन सी? कि 14वां वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष हमारे कौन है? मन्नार साहब है, राजा मन्नार। इनके द्वारा एक कथन किया गया। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो वित्त आयोग है वो आपका क्या है? वो आपका एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग साथ में एक सलाहकारी निकाय भी है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, वित्त आयोग का गठन किया गया, मान लीजिए कि जैसे 16वां वित्त आयोग है उसका अभी गठन कर दिया गया, कब? 2024 के अंदर इसका गठन कर दिया गया। ठीक है, कि इसके अध्यक्ष वगैरह के बारे में पता लग गया। इससे बोला गया कि आप अक्टूबर 2025 में एक रिपोर्ट बनाओ और वो रिपोर्ट में हमें सलाह दो। सलाह किसकी देंगे? एक सलाह हमें दो कि हम किस प्रकार से केंद्र के अंदर प्लस राज्यों के अंदर इस राजस्व का बंटवारा करें, किस राजस्व का बंटवारा करें। अब इनने 2024 से मेहनत स्टार्ट करी। ठीक है, लेकिन मेहनत करते करते ये 2025 तक पहुंच गया, अक्टूबर आ गया, और एक इन्होंने क्या बनाई? इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, और ये रिपोर्ट के अंदर सलाह तो देंगे। क्या देंगे सलाह? कि भाई केंद्र को इतना दे दो, राज्य को इतना दे दो। लेकिन ये जो सलाह है वो राष्ट्रपति माने या ना माने, क्योंकि राष्ट्रपति इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति के पास में अपनी खुद की पावर है। जैसे आपने सुना होगा वीटो पावर, तो राष्ट्रपति उस पर चाहे तो हस्ताक्षर करे, चाहे उसे अपने पास रख ले या कुछ समय के लिए पास रख ले, तो वो सारी चीजें राष्ट्रपति के पास अपनी पावर्स अलग हैं। तो यहां पे मान लीजिए इन्होंने 2 साल मेहनत करी और फिर राष्ट्रपति को ये जो रिपोर्ट है वो, भाई साहब, क्योंकि ये एक बात बताओ भाई, इसमें जो 5 सदस्य ये सदस्यों की समिति है, ये अपने हिसाब से रिपोर्ट पेश करेगी राष्ट्रपति को। किसी और का यहां पे इंक्लूडमेंट थोड़ी है, इंक्लूड थोड़ी किया जाएगा, किसी और को नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने एक बढ़िया रिपोर्ट तैयार करके दी, लेकिन भाई साहब वो राष्ट्रपति को समझ में नहीं आई। जो आपका राष्ट्रपति ने क्या करा? आपकी संसद के अंदर पेश करा, दोनों सदनों में गई, तो यहां पे आपकी जो संसद है, जो आपका मंत्रिमंडल है, उसको भी ये रिपोर्ट पसंद नहीं आई। तो यहां पे इनकी ये जो 2 साल की मेहनत है, फिर उसका क्या? क्योंकि राष्ट्रपति तो बाध्य नहीं है इनकी रिपोर्ट मानने के लिए, इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य थोड़ी है, नहीं है। लेकिन फिर ये 2 साल तक जो मेहनत करके आए हैं, इन्होंने 2 साल तक पूरे राज्य की स्थिति का वर्णन किया, सारे वहां के जो वित्तीय अधिकार जितने भी हैं, वित्त का नॉलेज लिया, और फिर जाके एक रिपोर्ट तैयार हुई, वो राष्ट्रपति को पसंद नहीं आई। तो यहां पे जो हमारे जो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं पीवी राजा मन्नार जी, इन्होंने एक कथन दिया है। क्या कथन दिया है? इन्होंने एक बात कही है। इन्होंने क्या कहा है? राजा मन्नार जी ने क्या कहा है वो सुनिए। कहा कि जो आपका वित्त आयोग है, वित्त आयोग है, वो एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल संवैधानिक निकाय है। प्लस में आपका एक सलाहकारी निकाय भी है। सलाहकारी निकाय है।
लेकिन 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 राष्ट्रपति या संसद इसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अब आती है मेन बात। इन्होंने बताया कि जो वित्त आयोग है एक सलाहकारी निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन राष्ट्रपति और संसद या राष्ट्रपति या संसद इनकी जो सलाह है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि वो माने, लेकिन वो हर बार इस सलाह को ठुकरा भी नहीं सकती। क्यों? अभी मैं उसका रीजन बताऊंगा कि वह हर बार वह सलाह को ना माने उसके लिए कि राष्ट्रपति या फिर संसद हर बार उस सलाह को ना माने, उसके लिए उनके पास कोई सटीक बाध्यकारी जो रीजन मतलब एक तरीके से सटीक बाध्यकारी रीजन होना चाहिए। रीजन होना चाहिए, क्योंकि उनको ये बताना पड़ेगा कि हमने आपकी रिपोर्ट है वो किस तरीके से ना मानी। ऐसा नहीं है कि वीटो पावर है और आपने अपनी जेब के अंदर रिपोर्ट रखी और उसका कोई भी जवाब इस वित्त आयोग को नहीं दिया। ऐसा ये राष्ट्रपति और संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता। और वो क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये एक संवैधानिक निकाय है। इसका अनुच्छेद 280 के अंदर क्या है? वर्णन है। और अगर इसका अनुच्छेद 280 के अंदर वर्णन है तो ये संविधान के अंडर और संविधान के नियमों के अनुसार अपनी रिपोर्ट बनाएगा। अगर कोई भी रिपोर्ट संविधान के नियमों के अनुसार बनती है तो राष्ट्रपति जी और संसद के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो संविधान को बदल सके। क्यों? क्योंकि इसमें कोई संशोधन हुआ है? नहीं हुआ, बस इन्होंने रिपोर्ट तैयार करके दी है। तो अगर रिपोर्ट तैयार करके दी है तो इस अनुच्छेद के तहत रहते हुए सारी जानकारियों को जुटाते हुए इन्होंने रिपोर्ट तैयार करी। और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति जी और संसद इसको क्या कर दे, हर बार मना कर दे। तो इसलिए जो चौथे वित्त आयोग हैं उनके अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजा मन्नार जी ने बोला कि ये संवैधानिक निकाय है, मान लिया, ये सलाहकारी निकाय भी है, वो भी मान लिया, और राष्ट्रपति जी इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो भी मान लिया, लेकिन इसे एक बाध्यकारी रीजन है वो बताना होगा। अगर नहीं मानते हैं किसी कारणवश तो इन्हें एक बाध्यकारी रीजन बताना पड़ेगा कि 2 साल से जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो संविधान के अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के नियम कानून एवं शब्दावली के अनुसार जो हमने रिपोर्ट तैयार करी है वो आप लोगों ने किस रीजन से नहीं मानी है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ये पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए बता दी है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बात करते हैं, सबकी बात कर लेते हैं। जो अभी तक क्या हुए हैं, आपके वित्त आयोग गठित हुए हैं, उन सब की बात करते हैं कि कब उनका कार्यकाल था, किस वर्ष में गठित किया गया और कौन कौन इनके अध्यक्ष रहे। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं, देखो अभी तक आपके पास में 16 वित्त आयोग आ चुके हैं, क्योंकि 16वां रनिंग में आएगा अभी 2026 के अंदर। ठीक है, तो वो भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा बिल्कुल। तो यहां पे आपको जो याद रखना है वो पहला वित्त आयोग, दूसरा और तीसरा, ये 3 वित्त आयोग आपको शुरू के याद रखने हैं। चौथा वित्त आयोग मैंने आपको समझा ही दिया है, तो ये आपको वैसे याद हो जाएगा। फिर आपको 14वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग और 16वां वित्त आयोग, 3 वित्त आयोग ये लास्ट के आपको याद रखने हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब मैं यहाँ पे एक सेक्शन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, वैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। 14वां जो वित्त आयोग है इसका जो अध्यक्ष है वो कौन था? वाई वी रेड्डी। और इस आयोग को कब गठित किया गया था?
2012 के अंदर इसको गठित किया गया था, ये चीज याद रखना। 15वां जो वित्त आयोग है उसका गठन कब हुआ था? 27 नवंबर 2017 को हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखना कि इनका गठन कब हुआ था। इनके अध्यक्ष वगैरह आप लोग देख सकते हैं। पहला जो वित्त आयोग है केसी नियोगी, दूसरा जो वित्त आयोग है कस्तूररंगा संथानम, और तीसरा जो वित्त आयोग है वो एन.के. चंदा के द्वारा अध्यक्षता में लाया गया था। जो 14वां वित्त आयोग है वो वाई.वी. रेड्डी यानी कि यागा वेणुगोपाल रेड्डी, उसके बाद एन.के. सिंह, और 16वां जो वित्त आयोग है वो अरविंद पनगड़िया। ये आपको याद रखना है। ये इनके कार्यकाल है। पहला वित्त आयोग है उसका कार्यकाल जरूर से याद रखना, 1952 से और 1957 तक रखा गया था। ठीक है, ये आपसे बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। दूसरा आपको याद रखना है 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आप लोग एक बार देख लेना। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब मुझे बताओ जल्दी से कि आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी, जल्दी से मुझे बता दें। तो कंप्लीट चीजें मैंने आपको इस क्लास के अंदर बता दी हैं, जो सारी चीजें आप लोगों की हुई हैं। यानी कि अगर सबसे पहले बात करें, जो इस बैच को परचेज करना चाहता है वो लास्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। कौन सा? लास्ट एग्जाम का एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन पे जाके आपको ये जो बैच है वो मिल जाएगा। इसी तरीके से हम फुल डिटेल में इस बैच के अंदर 100 प्लस स्टैटिक प्लस नॉर्मल जीके के जो टॉपिक हैं वो हम लोग करवा रहे हैं। साथ में आपको कंप्लीट सिलेबस लाइव एंड रिकॉर्ड क्लासेस के साथ में मिलेगा। लाइव क्लासेस होते हैं, जनरली सभी क्लासेस लाइव ही होते हैं। उसके बाद में पीडीएफ नोट्स अलग हैं, प्रैक्टिस नोट्स अलग हैं। साथ में एवरी संडे आपको टेस्ट मिलता है, ये तीसरे दिन हम आप लोगों को देंगे। साथ में डाउट और फुल गाइडेंस में हम लोगों को आपको कॉल करते हैं वीडियो कॉल्स के माध्यम से। गर्ल्स के अलग ग्रुप होते हैं, लड़कों के अलग ग्रुप हैं, सबको अलग से हम लोग कॉल करके और सबसे पर्सनली बात करके सबके डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, साथ में इसी के साथ आपको 40,000 क्वेश्चन का क्या मिलेगा, आपको प्रत्येक टॉपिक जो सब्जेक्टिव है उनके टेस्ट सीरीज मिलते हैं। 200 टेस्ट एक सब्जेक्ट के मिलते हैं। थर्ड डे आपका फुल टेस्ट होता है दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए, और साथ में आपको प्रैक्टिस पीडीएफ भी मिलती है। जो क्लास होती है ना उसकी प्रैक्टिस पीडीएफ जरूर मिलती है। चलो आप ऐसा करो, इस नंबर पे जानकारी ले सकते हो और डेमो देखने के लिए आप लास्ट एग्जाम पे आओ और एक बार इसका पूरा डेमो देख लो, फिर उसके बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हमने इस क्लास में किसकी बात करी है? फाइनेंस कमीशन की बात करी है, वित्त आयोग की बात करी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया वित्त आयोग होता क्या है, एक्चुअल में किस प्रकार से काम करता है। फिर ये इनके गठन वगैरह की सारी बातें करी हैं। ये इनके वित्त आयोग के बारे में बताया, ये इनके कार्यकाल के बारे में, सदस्यों की संख्याओं के बारे में। उसके बाद यहाँ पे सदस्यों की योग्यता के बारे में, सदस्यों के कार्य हैं उनके बारे में, किस प्रकार से वित्त आयोग कार्य करता है। ये 15वां वित्त आयोग के बारे में मैंने आपको बताया, ये उनके सदस्य हैं। साथ में 16वें वित्त आयोग की मैंने बातें बताई, कौन इसका अध्यक्ष वगैरह रखा गया है, इसका मुख्य कार्य जो 16वां वित्त आयोग है उसका कार्य क्या है। और साथ में मैंने आपको बताया कि चौथे वित्त आयोग में जो मन्नार साहब जी हैं उन्होंने क्या कथन दिया था। साथ में संसद वगैरह ने जो कथन दिए वो मैंने आपको पीछे बताया, और ये सबकी लिस्ट है। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे आप लोग एक बार ये कमेंट जरूर करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। जिसको बैच चाहिए वो नंबर मैंने आपको बताया उस पर ज्वाइन कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।